दुनिया में देशों की संख्या है 204 और उसमें से 126 शामिल हैं गैट नाम के संस्था के अंदर या समझौते के अंदर। ये सभी देशों ने आपस में मिलकर एक नियम बनाया कि जब भी अतिरिक्त सरप्लस प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचने पर कोई भी झगड़ा होगा, टैक्स का झगड़ा हो या क्वांटिटी का झगड़ा हो, रिस्ट्रिक्शन का झगड़ा हो, कोई भी झगड़ा हो, इनका निपटारा करने के लिए हम आपस में बैठकर गैट में बात करेंगे, नियम कायदे कानून उसके हिसाब से बनाएंगे। 1948 में जब ये गैट शुरू हुआ तो 1986 तक ये गैट इसी आधार पर काम करता रहा। आधार क्या? अगर कोई देश का सामान दूसरे देश में बिकने के लिए जाता है और वहां कोई झगड़ा शुरू होता है तो उस झगड़े का निपटारा करना गैट का काम है। इस आधार पर यह काम करता रहा 1948 से 1986 तक। लेकिन 1986 में आने के बाद 1986 का साल जब आ गया 1986 का, तब अमेरिकी और यूरोपियन देशों ने यह तय किया कि हमें गैट का उपयोग और ज्यादा तरीके से करना है। और ज्यादा तरीके से क्या करना है? अगर वो कोई अपना माल लेके भारत में बेचने के लिए लाते हैं और भारत की सरकार कहती है कि नहीं हम ये माल नहीं बिकने देंगे और उसको रोकने के लिए वो कोई कदम उठाती है, तो इन अमेरिकी और यूरोपियन देशों ने आपस में मिलकर तय किया कि हम कुछ ऐसे कानून बनवाएं ताकि हमारा माल रोकने के लिए कोई भी कदम दुनिया की सरकारें ना उठाएं। अक्सर ये झगड़े होते थे। अमेरिका का कोई माल भारत में आया, हमारी जरूरत नहीं है, सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया। उदाहरण के लिए अमेरिका के देशों से संतरा भारत में बिकने के लिए आया। हम भारत में भरपूर मात्रा में संतरा पैदा करते हैं और हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है अमेरिकी संतरा खाने की, हमें जरूरत भी नहीं है, हमारे विदर्भ में बहुत अच्छा संतरा होता है। तो भारत सरकार ने अमेरिकी संतरे पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने के दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है टैरिफ, माने टैक्स लगा दिया, इतना ज्यादा टैक्स लगा दो कि अमेरिकी संतरा भारत के संतरे से सस्ता ना बिक पाए, इतना टैक्स लगा दो। तो उसको कहते हैं टैरिफ बैरियर, ताकि अमेरिकी संतरा भारत में बिकने के लिए ना आए। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। वो क्या होता है? अगर अमेरिका ने बहुत जोर डाला और भारत सरकार को कन्विंस कर लिया तो भारत सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, साल में 10 किलो संतरा अपना तुम भारत में बेचो, 10 किलो से 1 किलो भी ज्यादा हुआ तो हम फिर पाबंदी लगा देंगे। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो दो तरीके से बाहर से आने वाले सामान को रोका जाता है किसी भी देश में। भारत भी रोकता है, पाकिस्तान भी रोकता है, अमेरिका भी रोकता है, फ्रांस भी रोकता है, जर्मनी भी रोकता है। हर एक देश अपने बाजार में आने वाले विदेशी सामान को रोकने के लिए ये दो ही रास्ते अपनाता है। या तो वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाता है या तो उसके ऊपर टैक्स इतना ज्यादा लगा देता है कि वो महंगा हो जाए। ये तरीके से अमेरिका और यूरोप के देशों का सामान भारत में रोका जाता था। इन देशों ने क्या सोचा कि अगर हम ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन और टैरिफ बैरियर दोनों समाप्त करा लें तो फिर भारत या भारत जैसे तमाम देश हमारा कोई माल रोक नहीं पाएंगे अपने बाजार। हम जितना चाहेंगे उतना माल भारत और यूरोप में, भारत और भारत के पड़ोसी देशों में बेच पाएंगे। उनके यहाँ परेशानी क्या है? मैंने आपसे कहा कि माल का उत्पादन तो बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन उसका है नहीं। अब जब उत्पादन ज्यादा होता है और उपभोग कम होता है तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में एक संकट आता है, उसको कहते हैं मंदी, रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी। तो ये यूरोप और अमेरिका के देशों में चलती है भयंकर आर्थिक मंदी। और मंदी का कारण यह है कि उनके यहाँ पैदा हुआ माल ज्यादा उनके यहाँ बिकता नहीं और दूसरे देशों में भी बिकने की गुंजाइश नहीं। तो माल तो ज्यादा हो रहा है लेकिन उत्पादन तो होने से कोई लाभ नहीं, उपभोग होता नहीं है, तो उसमें से जो लाभ आना चाहिए आता नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि अपने देश की जो मंदी है उसको दूर करने के लिए हम भारत जैसे तमाम देशों में जहां पर बाजार बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है? 103 करोड़ की लोक संख्या हमारी, चीन की 140 कोटि की लोक संख्या, और चीन और भारत को मिला दें तो आधी दुनिया। 140 कोटि और 103 कोटि तो 243 कोटि हो गया, लगभग आधी दुनिया हो गई। और फिर हमारे पड़ोसी देशों को देखें, इंडोनेशिया 18 कोटि का देश, पाकिस्तान 14 कोटि का देश, 18 कोटि के यूरोप में कोई देश नहीं है। मैंने आपसे कहा ना यूरोप का सबसे बड़ा देश है जो ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी 6-6, 7-7 कोटि से नीचे के हैं, लेकिन एक ही देश है 18 कोटि का, इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर फिलीपींस, फिर थाईलैंड, फिर ये सब देश। तो ये सब जो एशिया के देश हैं, अगर एशिया को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये दुनिया का
एशिया और अफ्रीका। अफ्रीका के देश देखो, नाइजीरिया 19 कोटि का देश, सूडान, लीबिया 12-13 कोटि के देश, और नीचे आ जाइए साउथ अफ्रीका 11 कोटि का देश। तो ये अफ्रीका और एशिया के देशों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो 3/4 दुनिया तो यही है। और यही 3/4 दुनिया के बाजारों में यूरोप और अमेरिका का माल ज्यादा से ज्यादा बिकना चाहिए। ये इसके ऊपर टैरिफ बैरियर ना लगाएं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, ये 1986 में यूरोप और अमेरिका की सरकारों ने आपस में बैठ के तय किया कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएं ताकि हमारे माल पर कोई रोक टोक ना लगे, इन देशों में आसानी से जाए। तो इसके लिए इन्होंने बोलना शुरू किया कि गैट के नियम चेंज करो, गैट के कानून चेंज करो, नियम चेंज करो, पुराने हो गए हैं, 30 साल पुराने हो गए, 35 साल पुराने हो गए, 40 साल पुराने हो गए। नियम कभी बने थे? 1948 में, और बात शुरू हो गई 1986 में। तो इन्होंने बोलना शुरू किया बहुत पुराने हो गए, बदल करो बदल करो बदल करो। तो गैट में आपस में मिलके एक तय कर लिया कि हम अब पुराने नियम बदलेंगे। तो पुराने नियम बदलेंगे तो नए नियम बनेंगे, तो नए नियम बनाने के लिए एक समिति बनाओ। तो एक समिति बनाई गई, उस समिति का अध्यक्ष एक व्यक्ति को बनाया गया, उसका नाम था आर्थर डंकल। वो समिति का अध्यक्ष बना और उसने अपने समिति में काम करने के लिए 20-25 लोगों को चुन लिया कि ये मेरे साथ काम करेंगे। तो वो समिति बन गई, समिति ने काम शुरू किया। समिति ने 1986 में जब ये काम शुरू किया तो दुनिया के सभी देशों के लिए एक प्रस्ताव बना दिया, एक ड्राफ्ट बना दिया। उसी का नाम हो गया डंकल ड्राफ्ट। बाद में उसका नाम हो गया गेट एग्रीमेंट, और 1 जनवरी 2005 से उसका नाम हो जाएगा WTO एग्रीमेंट। जब ये लागू होगा तो अब इसका नाम होगा WTO एग्रीमेंट। ये 3 पड़ाव इसके थे। पहले ये था गेट करार, उसके पहले था डंकल प्रस्ताव, अब हो जाएगा WTO एग्रीमेंट।